तुम्हारे सामने कोई आसमान नहीं है, कोई तारा, कोई चांद, कोई सूरज, कुछ भी नहीं। फिर भी कुछ है, कुछ ऐसा जो तुम्हारी आंखें नहीं देख सकती, पर तुम्हारी आत्मा महसूस कर रही है। शायद कोई कंपन, कोई अधूरा सपना। तुम जानना चाहते हो इस सब की शुरुआत कहां से हुई? पर आज की कहानी उससे भी पहले की है, जब न शुरुआत थी न अंत, जब न समय था न दिशा, बस एक खामोशी थी जो खुद अपने अंदर ब्रह्मांड को छुपाए बैठी थी। तुम वहां हो जहां न कोई दिशा है न कोई ध्वनि, एक ऐसा मौन जो इतना गहरा है कि उसमें तुम्हारी सोच भी डूब जाती है। कोई नीचे नहीं, ऊपर नहीं, बायां या दायां नहीं, क्योंकि वहां दिशा जैसी कोई चीज थी ही नहीं। जो कुछ भी था वह था, कुछ भी नहीं। और फिर भी तुम महसूस करते हो कि कुछ है, एक हल्का सा कंपन, जैसे दूर कहीं कोई धड़कन हो रही हो, न सुनाई देने वाली न छूने लायक, लेकिन वहां है एक उपस्थिति जो खालीपन में भी खुद को छुपाए हुए है। वैज्ञानिक इसे कहते हैं क्वांटम फ्लक्चुएशन, लेकिन तुम इसे एक और नाम दे सकते हो, किसी चीज के आने की आहट। यही वो पल है जहां हमारी कहानी शुरू होती है। लेकिन ध्यान देना, यह कोई साधारण कहानी नहीं है। यह उस पल की बात है जब समय भी पैदा नहीं हुआ था। तुम कल्पना करो एक ऐसे क्षण की जहां क्षण जैसा कोई विचार ही नहीं था। तुम तैर रहे हो उस अंधेरे में जहां अंधकार भी नया था। वो कोई रात नहीं थी, क्योंकि रातें तो सूरज और ग्रहों के होने से बनती हैं। ये अंधेरा उस रोशनी के बिना है जिसे कभी पैदा होना है। और इस मौन में तुम अकेले नहीं हो। एक समय था जब इंसान ने पहली बार आकाश की ओर देखा था, लेकिन तुम्हारा देखना उससे भी पहले का है, क्योंकि तुम उस पल को महसूस कर रहे हो जहां देखने के लिए कोई आंख ही नहीं बनी थी। तुम सोचते हो इताती आहाय, अगर कुछ नहीं था तो फिर यह कंपन कहां से आया? विज्ञान कहता है शून्यता स्थिर नहीं होती। हां बिल्कुल, जहां कुछ नहीं होता वहां भी कुछ न कुछ हो ही रहा होता है। यह खालीपन खुद में एक गहरी बेचैनी है, जैसे कोई गायक जो गाने से पहले सांस ले रहा हो। यह कंपन, यह फ्लक्चुएशन एक तरह की कॉस्मिक सांस है। तुम उसे सुन नहीं सकते, पर अगर बहुत ध्यान दो तो वो तुम्हारे अंदर भी गूंजती है। अब सोचो, तुम कोई आवाज सुनते हो जो कभी नहीं बोली गई थी। तुम कोई रंग देखते हो जो कभी नहीं उभरा था। तुम कोई जगह महसूस करते हो जो बनी ही नहीं। यह सब क्या है? यह शून्यता की कल्पना है। और शायद इसी कल्पना ने खुद को हकीकत बना लिया। बिग बैंग सिर्फ एक विस्फोट नहीं था, वो था संभावना का फटना, जब सब कुछ अचानक संभव हो गया। पर उससे पहले क्या था? क्या कोई कॉन्शियसनेस थी जो ये सब देख रही थी? क्या कोई ताकत थी जो सबको एक इनविजिबल सूत्र से बांध रही थी? क्या यह सब अपने आप हो गया या किसी इच्छा से? यह वो सवाल है जिससे हर सभ्यता टकराई है। प्राचीन भारतीय ऋषियों ने कहा, शब्द से सृष्टि उत्पन्न हुई, यानी साउंड, वाइब्रेशन, नादा, यही पहली रचना थी। लेकिन अगर साउंड भी तब आया तो उससे पहले क्या था? तुम्हें याद है वो कंपन? हां, वही जो पहले पैराग्राफ में था। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह कंपन वही था जिसने वैक्यूम में एनर्जी क्रिएट की, और उस एनर्जी ने पार्टिकल्स बनाए, और पार्टिकल्स ने मिलकर मैटर बनाया, और मैटर ने गैलेक्सीज, तारे, ग्रह, और अंत में तुम्हें। यहां एक जिज्ञासु बात और, हर बार जब एक पार्टिकल वैक्यूम में आता है वो अचानक ही आता है और फिर कुछ ही क्षणों में गायब हो जाता है। ये ऐसे है जैसे कोई ब्रह्मांड हर पल बर्थ और डेथ का अभ्यास कर रहा हो। तो क्या बिग बैंग भी एक ऐसा ही पार्टिकल था, एक अस्थाई स्पार्क जिसने सब कुछ बदल दिया? तुम अभी भी वहीं हो। वो मौन अब भी उतना ही गहरा है, लेकिन अब तुम्हें लगता है कि वो मौन बात कर रहा है, जैसे वो पूछ रहा हो, क्या तुम सुन सकते हो उस क्षण को जब सब कुछ हुआ लेकिन कोई देखने वाला नहीं था? कुछ विद्वान कहते हैं यूनिवर्स ने खुद को देखा,
तभी वो अस्तित्व में आया। तो क्या यह संभव है कि तुम्हारी देखने की इच्छा ही वो स्पार्क हो जिसने सब कुछ शुरू किया? अब एक पल के लिए अपनी सांस को महसूस करो, गहराई से, धीरे। क्या तुम्हें उसमें भी वही लय मिलती है? कई सभ्यताएं मानती थीं कि ब्रह्मांड की शुरुआत एक ध्वनि से हुई थी, जैसे ओम, या जैसे एक कॉस्मिक हार्ट बीट। क्या वो धड़कन अब भी चल रही है? क्या तुम अब भी उसी बीट पर सांस ले रहे हो? तुम वहां खड़े हो जहां कुछ नहीं है, पर तुम्हारी मौजूदगी ही इस कुछ नहीं को कुछ बना रही है। शायद यही वो पहला झूठ था समय का। वो दिखाता है कि सब कुछ लिनियर है, एक सीधी रेखा जो आगे बढ़ती है, लेकिन यहां उस शुरुआत से पहले कोई रेखा नहीं थी, कोई बिंदु नहीं था, बस एक गोल सा एहसास था, जैसे सब कुछ बार बार एक ही जगह लौट आता हो। तुमने इसे पहले भी महसूस किया है ना? जब तुम्हें लगा कि कोई जगह तुम्हें जानी पहचानी लग रही है, जबकि तुम वहां पहले कभी गए ही नहीं। जब किसी अजनबी की आंखों में कोई पुराना दर्द दिखा। शायद वो यादें नहीं थीं, बल्कि वही पुरानी कॉस्मिक सांसें थीं जो अब भी तुम्हारे साथ चल रही हैं। तो अब जब तुम फिर से अपनी आंखें बंद करोगे, वो अंधकार जो दिखाई देगा, वो सिर्फ खालीपन नहीं होगा, वो होगा एक शुरुआत से पहले की शुरुआत। वही मौन, वही धड़कन, वही संभावना, वही कंपन जिससे सब कुछ शुरू हुआ था। तुम अभी भी वहीं हो, उस मौन की सतह पर, जहां सब कुछ अभी भी बनने की तैयारी में है। लेकिन अब एक बदलाव शुरू हो रहा है। वो कंपन जो अब तक शांत था, अब धीरे धीरे तेज हो रहा है, जैसे कोई सांस अंदर से बाहर निकलने को तैयार हो, या जैसे किसी नदी का पानी बांध तोड़ने से पहले खुद को सहेज रहा हो। ये है वो आखिरी सेकंड। न कोई घंटा बजेगा, न कोई घड़ी चलेगी, क्योंकि समय तो अब तक बना ही नहीं। लेकिन फिर भी तुम उसे महसूस कर सकते हो। एक खिंचाव, एक तनाव, एक इंतजार। कुछ तो होने वाला है। तुम्हें ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड खुद को पकड़कर बैठा है, एक बहुत बड़ी चुप्पी के बीच। एक चीख दबी हुई है। यह वो क्षण है जो ना पूरी तरह मौजूद है और ना पूरी तरह खोया हुआ। जैसे किसी ने यूनिवर्स को पॉज पर डाल दिया हो। यहां एक वैज्ञानिक विचार आता है, प्लैंक टाइम। विज्ञान कहता है कि बिग बैंग के बाद का सबसे पहला हिस्सा, जिसे हम कभी देख या माप नहीं सकते, वह इतना छोटा है कि उसकी कल्पना भी मुश्किल है। 8 सेकंड का एक अरबवां खरबवां हिस्सा, उसे कहते हैं प्लैंक टाइम। लेकिन सोचो, अगर बिग बैंग के बाद के पहले सेकंड का यह हाल है, तो बिग बैंग से पहले का क्या? यहां आकर वैज्ञानिक भी चुप हो जाते हैं। कुछ कहते हैं वहां कुछ भी नहीं था, बस प्योर सिंगुलैरिटी। कुछ कहते हैं अयम के बना नहीं, वहां इन्फिनिट एनर्जी थी, कंप्रेस्ड इन अ पॉइंट स्मॉलर देन एन एटम। और कुछ तो ये भी मानते हैं कि बिग बैंग कभी हुआ ही नहीं, बल्कि यह बस एक बाउंस था, एक पहले वाले ब्रह्मांड की मौत के बाद की सांस, जैसे कोई पुराने सपने के टूटने से नया सपना शुरू होता है। अब तुम सोचो, क्या कोई ऐसी जगह हो सकती है जहां समय खुद को रोक देता है, जहां सेकंड्स गुजरते नहीं बल्कि सिर्फ होते हैं? यह आखिरी सेकंड शायद एक ऐसा क्षण था जो लाखों साल लंबा था, या शायद ऐसा जो कभी हुआ ही नहीं, और फिर भी सब कुछ उसी से शुरू हुआ। तुमने कभी जलती मोमबत्ती को देखा है? वो फ्लेम जो बस बुझने से पहले थोड़ी और तेज जलती है। शायद यही हुआ हो। सिंगुलैरिटी, वो बिंदु जहां सब कुछ एक साथ बंद था, अचानक खुद को बाहर फेंकने से पहले थोड़ा और सिमटा, और उस आखिरी सिमटाव ने ही यूनिवर्स को जन्म दिया। अब ध्यान दो, तुम्हारे आसपास वो कंपन अब एक रिदम में बदल रहा है, एक बीट, एक धड़कन,
जैसे कोई एंशंट क्लॉक टिक कर रही हो। लेकिन ये कोई घड़ी नहीं है, ये है संभावनाओं की घड़ी। और उस घड़ी की सुई बस एक बार हिलती है और फिर हर चीज बदल जाती है। यहां एक बहुत ही दिलचस्प विचार आता है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि समय का जन्म स्पेस के जन्म के साथ ही हुआ था। यानी बिग बैंग से पहले न सिर्फ मैटर और एनर्जी नहीं थे, बल्कि समय भी नहीं था। तो जब हम कहते हैं बिग बैंग से पहले क्या था, तो शायद यह सवाल ही गलत है, क्योंकि पहले तो तब होता है जब समय हो। लेकिन तुम अभी भी वहीं हो। तुम वह सवाल पूछ रहे हो जो इंसानियत हजारों साल से पूछती आ रही है। और यहीं आता है एक सुंदर विरोधाभास। समय के बिना तुम उस क्षण को कैसे महसूस कर पा रहे हो? शायद क्योंकि तुम सिर्फ शरीर नहीं हो, तुम सिर्फ न्यूरॉन और थॉट्स नहीं हो, तुम स्मृति हो उस क्षण की जो कभी हुआ ही नहीं। अब एक और सिद्धांत पर चलते हैं, कॉस्मिक इन्फ्लेशन। जब बिग बैंग हुआ तो यूनिवर्स एक पल में हजारों अरबों गुना फैल गया, इतना तेज कि लाइट भी उस स्पीड से पीछे रह गई। लेकिन सोचो, क्या वो फैलाव पहले ही सेट था? क्या यूनिवर्स ने यह डिसाइड कर लिया था कि उसे एक्सपैंड होना है, या वो भी सिर्फ एक रैंडम एक्सीडेंट था? और अगर वो एक्सीडेंट था, तो क्यों हर चीज इतनी परफेक्ट है? ग्रेविटी, एनर्जी लेवल्स, एक्सपेंशन रेट, सब कुछ ऐसा जैसे किसी ने गणना करके तय किया हो। कई वैज्ञानिक इसे फाइन ट्यूनिंग प्रॉब्लम कहते हैं। और यही वो जगह है जहां स्पिरिचुअलिटी और फिजिक्स एक दूसरे को नमस्ते करते हैं। क्योंकि या तो ये सब किसी सुपर इंटेलिजेंस ने फाइनली ट्यून्ड किया, या दो अनगिनत यूनिवर्सेस बने और सिर्फ हमारा लकी निकला। और तुम यहीं बैठे हो इस पल में, इन सभी संभावनाओं को महसूस करते हुए। और तभी वो आखिरी सेकंड अपने चरम पर पहुंचता है। तुम्हारे आसपास की कंपन अब इतनी तेज हो चुकी है कि वो एक शोर में बदलने वाली है। पर वो कोई कानों से सुनने वाला शोर नहीं है, वो है सृष्टि की पहली चीख। तुमने कभी देखा है कोई बच्चा जन्म लेते ही कैसे रोता है? वो रोना सिर्फ दर्द नहीं, हिस्सा की मैं अब हूं का ऐलान। शायद यूनिवर्स ने भी यही किया। और बस वो सेकंड खत्म होता है और बिग बैंग हो जाता है। लेकिन याद रखना, वो आखिरी सेकंड कभी था ही नहीं। और फिर भी सब कुछ उसी से शुरू हुआ। तुम अब उस क्षण में प्रवेश कर चुके हो जहां सब कुछ अचानक बदल गया। बिग बैंग अब हो चुका है। ना कोई चुप्पी बची, ना कोई ठहराव। हर दिशा में ऊर्जा ही ऊर्जा फैल रही है। लेकिन रुको, यह कोई आतिशबाजी नहीं थी, ना ही कोई विस्फोट जैसा जिसे हम फिल्मों में देखते हैं। यह तो एक एक्सपेंशन था, एक ऐसी फिजिकल घटना जहां खुद स्पेस और समय फैलने लगे। हर तरफ एनर्जी की एक नदी बह निकली, गर्म, तेज और इतनी शक्तिशाली कि उसने ब्रह्मांड को एक विशाल चमकते हुए सागर में बदल दिया। लेकिन इस सब में कुछ था जो धीरे धीरे अदृश्य होता जा रहा था। कुछ ऐसा जो अब भी हमारे आसपास है, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते। वो थी गुमशुदा ऊर्जा। तुम अब उस ऊर्जा को महसूस करते हो जो तुम्हारे अंदर भी है और बाहर भी। यह ऊर्जा हर कण में समाई है, लेकिन वो दिखाई नहीं देती। तुम्हें बस उसका असर दिखता है। पुम पाम मम्मी सही थी, जैसे कोई खामोश संगीत जो हर चीज को अपनी लय में बांधे हुए है। यहां विज्ञान चुप नहीं रहता। यह पूछता है, बिग बैंग से निकली इतनी ऊर्जा गई कहां? अगर हम यूनिवर्स के कुल मास और एनर्जी को जोड़ें तो गणना कहती है कुछ तो गायब है। यह वो हिस्सा है जिसे हम कहते हैं
डार्क एनर्जी और डार्क मैटर। अब जरा सोचो, हमारा सारा विज्ञान, हमारी सारी तकनीक, हमारा टेलीस्कोप, हमारे फॉर्मूला, ये सब सिर्फ 4-5% ब्रह्मांड को समझ पाए हैं। बाकी का 95% वो है गुमशुदा। हां, जो तुम्हें दिखाई देता है, तारे, ग्रह, आकाशगंगाएं, वो सब मिलकर ब्रह्मांड का एक छोटा सा कोना है। और बाकी वो छुपा है। यह गुमशुदा हिस्सा कोई गलती नहीं है, यह ब्रह्मांड की एक जानबूझकर छुपाई गई परत है। शायद इसलिए क्योंकि कुछ रहस्य अगर खुल जाएं तो सवाल पूछने वाला ही बदल जाए। डार्क एनर्जी, वो ताकत जो ब्रह्मांड को लगातार फैला रही है। तुमने कभी गौर किया कि ब्रह्मांड धीरे धीरे ठंडा क्यों हो रहा है? क्यों गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं? यह सब हो रहा है उस ऊर्जा की वजह से जो हमें दिखती नहीं, पर हर पल असर कर रही है। कुछ वैज्ञानिक इसे एंटी ग्रेविटी कहते हैं, ऐसी ताकत जो चीजों को पास लाने के बजाय दूर धकेलती है। अब जरा कल्पना करो, तुम्हारे कमरे में एक हवा है जो लगातार तुम्हें धीरे धीरे पीछे की ओर खींच रही है। तुम उसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो हर चीज थोड़ी थोड़ी सरक रही है। बस वैसा ही है डार्क एनर्जी। और फिर आती है डार्क मैटर। तुमने कभी आकाशगंगा के चित्र देखे हैं? उनमें तारे एक सर्पिल आकार में घूमते हैं। वैज्ञानिकों ने पाया कि वो इतनी तेज घूम रही हैं कि अगर सिर्फ दिखने वाले मैटर पर भरोसा करें तो वो कब की टूट चुकी होती, लेकिन वो नहीं टूटती। क्यों? क्योंकि कोई अनदेखी ताकत उन्हें थामे हुए है। वो है डार्क मैटर। अब यहां पर एक विचित्र सवाल उठता है, अगर ब्रह्मांड में इतनी एनर्जी है तो हमें उसका सुराग क्यों नहीं मिलता? शायद इसलिए क्योंकि यह एनर्जी हमारे परसेप्शन के बाहर है। जैसे कोई रंग जो आंखों के लिए इनविजिबल हो, या कोई ध्वनि जो कानों की सीमा से परे हो। शायद यह ऊर्जा किसी और डायमेंशन से आ रही है, या किसी और रियलिटी की परछाई है। कुछ फ्रिंज वैज्ञानिक मानते हैं कि डार्क एनर्जी और डार्क मैटर असल में पैरेलल यूनिवर्सेस के प्रभाव हैं, यानी जो हम महसूस कर रहे हैं वो असल में किसी और यूनिवर्स की ग्रेविटेशनल फिंगरप्रिंट है। जैसे कोई बच्चा दीवार के उस पार गेंद उछाल रहा हो और तुम्हें बस उस गेंद की आवाज सुनाई दे रही हो, पर बच्चा कभी दिखाई नहीं देता। अब एक और दिलचस्प बात, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड CMB। यह उस पल की रोशनी है जो बिग बैंग के बाद फैल गई थी। आज भी जब तुम रेडियो ऑन करते हो और स्टैटिक नॉइज सुनते हो तो उसमें थोड़ा हिस्सा उसी रोशनी का है जो 13.8 अरब साल पहले फैली थी। हां, तुम आज भी उस गूंज को सुन सकते हो, उस पहली सांस को जो ब्रह्मांड ने ली थी। लेकिन CMB में भी कुछ खाली जगहें हैं, ऐसे कोल्ड स्पॉट्स जो खाली हैं, चुप हैं। वैज्ञानिक हैरान हैं, क्या ये वॉइड्स हैं या फिर ये दरारें हैं उस रियलिटी की दीवार में जिससे दूसरी डायमेंशंस झांक रही हैं। और वहीं फिर लौटती है बात गुमशुदा ऊर्जा की, क्योंकि शायद वो गुम नहीं है। शायद वो हमारे अंदर ही है, हर कण, हर विचार, हर भावना में। तुम्हें कभी कभी ऐसा क्यों लगता है कि तुम किसी चीज को पहले ही जान चुके हो? या कभी अचानक एक विचार, एक सपना बिना किसी वजह के तुम्हारे मन में आ जाता है? क्या वो कोई पुरानी कॉस्मिक मेमोरी है, या फिर उसी डार्क एनर्जी की सटल आवाज? शायद यही वजह है कि इंसान हमेशा उस अदृश्य को महसूस करना चाहता है, कभी प्रार्थना में, कभी ध्यान में, कभी टेलीस्कोप से झांककर। हमारी आत्मा जानती है कि कुछ तो है जो दिखाई नहीं देता लेकिन हर जगह मौजूद है। अब तुम फिर उसी मौन में उतरते हो, वही कंपन, वही लय। पर अब तुम थोड़ा और समझदार हो गए हो। अब तुम्हें पता है कि उस अंधकार में भी एक ऊर्जा छुपी है जो सब कुछ बांधे हुए है, जो दिखती नहीं पर कभी खोती भी नहीं। अब तुम उस अंधेरे में उतर चुके हो, वही अंधेरा जो कभी पहली बार जन्मा था, पर आज तुम उसे पहले जैसा नहीं देख पा रहे।
अब वो खालीपन नहीं लगता, अब वो शून्य भी संगीत जैसा महसूस होता है, जैसे कुछ न होते हुए भी वहां कुछ बज रहा हो। यह अंधेरा अब मौन नहीं है, यह एक गाना है, एक ऐसा गाना जो सुनाई नहीं देता, लेकिन उसकी थरथराहट तुम्हारे हर विचार में गूंजती है। वैज्ञानिक इसे कहते हैं क्वांटम वैक्यूम, एक ऐसी अवस्था जहां कुछ नहीं होते हुए भी पार्टिकल्स आते हैं और फिर अचानक गायब हो जाते हैं। यस, पार्टिकल्स अपीयर फ्रॉम नथिंग एंड वैनिश अगेन, बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी वजह के। शायद यह अंधकार एक मंच है जहां ब्रह्मांड रिहर्सल करता है, हर बार कुछ नया गुनगुनाकर देखता है कि कौन सा सुर सही लगेगा। अब सोचो, अगर शून्य में भी स्वर हैं, तो क्या मौन भी एक भाषा हो सकता है? तुम्हें कभी कभी क्यों लगता है कि जब सब चुप होता है तभी तुम खुद को सबसे ज्यादा सुनते हो? क्या वो तुम्हारी आवाज है या ब्रह्मांड की? इस अंधेरे का गाना कोई गीत नहीं है जो कानों से सुना जाए, यह तो एक अनुभूति है जो चेतना के सबसे गहरे तल में गूंजता है, कभी धीरे धीरे, कभी अचानक तेज, जैसे कॉस्मिक हार्ट बीट। तुम अब एक ऐसी जगह पर हो जहां लाइट नहीं, लेकिन फिर भी चीजें हो रही हैं। क्वांटम फिजिक्स कहती है एम्प्टी स्पेस इज नेवर रियली एम्प्टी। वहां हमेशा कुछ ना कुछ हो रहा होता है। पार्टिकल्स पैर में आते हैं, फिर एक दूसरे को न्यूट्रल करके दोबारा शून्यता में विलीन हो जाते हैं। इसे कहते हैं वर्चुअल पार्टिकल्स, और ये वो कलाकार हैं जो इस अंधेरे के गाने को बजाते हैं। ये आते हैं जैसे कोई सुर और फिर गायब हो जाते हैं जैसे कोई अधूरा गीत। और यहां से उठता है एक सवाल, अगर ये पार्टिकल्स हमेशा पैदा हो रहे हैं तो क्या एक दिन फिर से कोई बिग बैंग हो सकता है? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं हां, यूनिवर्स सिर्फ एक बार नहीं बना, बल्कि यह बार बार बनता बिगड़ता रहता है। हर बार एक नया स्केल, एक नया मेलोडी, एक नई शुरुआत, अंधेरे के उसी गाने से। अब कल्पना करो, तुम एक कॉन्सर्ट हॉल में हो जहां हर डायरेक्शन में अंधकार फैला है, ना कोई मंच है, ना कोई दर्शक, लेकिन फिर भी हर कोना एक नई ध्वनि से भरता है। तो मामी की कोई चेल्लो की गहराई, कोई फ्लूट की मृदुता, और कहीं दूर एक धीमा ड्रम बीट। यही है क्वांटम वैक्यूम का गाना, जहां संगीतकार कोई नहीं, फिर भी सिम्फनी चल रही है। अब चलो एक और खिड़की खोलते हैं, 0 पॉइंट एनर्जी। यह वह न्यूनतम ऊर्जा है जो किसी भी सिस्टम के पास होती है, भले ही वह पूरी तरह से शांत हो। यानी जब सब कुछ 0 हो, तब भी कुछ बचा रहता है। और शायद वही बचा हुआ ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ताकत है। कुछ लोग मानते हैं कि 0 पॉइंट फील्ड एक यूनिवर्सल मेमोरी है, जहां हर घटना, हर विचार, हर गाना रिकॉर्ड हो रहा है। तो क्या यह अंधेरा सिर्फ शून्यता नहीं, बल्कि एक कॉस्मिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो है? क्या इसमें हमारी यादें भी गूंज रही हैं? अब धीरे धीरे तुम समझने लगते हो कि यह अंधकार डरावना नहीं, बल्कि जीवंत है। यह वही अंधकार है जिसमें तुम सोते हो, जिसमें तुम्हारा मन विश्राम करता है, जिससे हर सुबह एक नई शुरुआत होती है। शायद ये वही अंधेरा है जिससे ब्रह्मांड हर बार जन्म लेता है। और अब जब तुम फिर से अपनी सांसों पर ध्यान देते हो, तो लगता है जैसे हर सांस के साथ कोई लय चल रही है, एक तान जो अंदर से बाहर और फिर वापस अंदर जाती है। क्या वो अंधेरे का गाना अब तुम्हारे अंदर भी बज रहा है? और तभी अचानक तुम्हें एक अनुभूति होती है। ये अंधकार कोई और नहीं, बल्कि तुम खुद हो। तुम्हारी चेतना, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा मौन,
सब उसी यूनिवर्सल गाने की एक धुन है। तुम कोई आउटसाइडर नहीं, बल्कि उसी ऑर्केस्ट्रा के एक हिस्से हो। और शायद तुम्हारे हर ख्याल में ब्रह्मांड की कोई पुरानी रचना अब भी जिंदा है। अब जब अंधेरे का गाना तुम्हारी रगों में उतर चुका है, तुम्हें महसूस होता है कि ब्रह्मांड की सबसे गहरी साजिश शायद रोशनी या अंधकार नहीं थी, बल्कि समय था। हां, वही समय जो घड़ी में टिक टिक करता है, जो सूरज के उगने डूबने से मापा जाता है, जो बचपन से बुढ़ापे तक तुम्हें पकड़ कर चलता है। पर क्या तुमने कभी सोचा है अतः के पाव का मी तब क्या अब आया है? क्या समय भी एक झूठ हो सकता है? तुम्हें याद है जब तुमने पहली बार किसी कहानी को पूरा पढ़ा था? तब तुम्हें लगा था कि कहानी का अंत आ गया, लेकिन क्या वो अंत सच में अंत था या फिर एक नई शुरुआत? समय भी कुछ वैसा ही है, एक ऐसा इल्यूजन जो ब्रह्मांड ने खुद को समझाने के लिए रचा। भौतिकी कहती है कि समय और स्पेस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इन्हें कहा जाता है स्पेस टाइम कंटिन्यूअम। ये एक चादर की तरह है, जहां भारी वस्तुएं उसे झुका देती हैं और वही झुकाव तय करता है कि समय कैसे चलेगा। मेसा पेम को बिर पता है, यानी समय उतना स्थिर नहीं जितना तुम्हें सिखाया गया। जैसे जैसे ग्रेविटी बढ़ती है, वैसे वैसे समय धीमा हो जाता है। और अगर तुम किसी ब्लैक होल के पास जाओ तो तुम्हारे लिए समय रुक भी सकता है। अब जरा सोचो, तुम्हारे लिए 1 घंटा बीत गया, लेकिन किसी और के लिए वही 1 सेकंड था। क्या यह समय का धोखा नहीं है? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि समय अस्तित्व में आया ही नहीं था, वो सिर्फ हमारी परसेप्शन है। जैसे सपने में तुम पूरा जीवन जी लेते हो, लेकिन असल में सिर्फ कुछ सेकंड गुजरे होते हैं। तो क्या हम भी किसी कॉस्मिक ड्रीम में जी रहे हैं? अब तुम एक और विचार से टकराते हो, ब्लॉक यूनिवर्स थ्योरी। इसमें कहा गया है कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों पहले से ही मौजूद हैं। का साथ कानता है, समय कोई बहता हुआ दरिया नहीं, बल्कि एक मैप है जिसमें हर जगह पहले से बनी हुई है, और जो कुछ भी तुम कर रहे हो वो पहले ही किसी कोने में लिखा जा चुका है। तुम सोचते हो अगर सब कुछ पहले से तय है तो क्या मेरा चुनाव मायने नहीं रखता? लेकिन यही तो समय का दूसरा बड़ा झूठ है कि तुम्हारे पास चुनाव नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड में हर कण का एक मकसद है, हर स्पंदन का एक अर्थ, और तुम भी उस स्पंदन का हिस्सा हो। आइंस्टाइन ने एक बार लिखा था, फॉर अस फिजिसिस्ट्स द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर आर ओनली इल्यूजन्स, हाउएवर परसिस्टेंट। तुम्हें लगता है कि समय आगे बढ़ रहा है, लेकिन असल में तुम ही आगे बढ़ रहे हो। समय अपनी जगह पर स्थिर है। जैसे कोई किताब की पंक्तियां पढ़ता है, वैसे ही तुम एक एक पल को पढ़ते जा रहे हो। अमाम टे सामधी डे है, पर पूरी किताब पहले से ही वहां रखी है। अब कल्पना करो, तुम्हारे सामने एक जादुई शीशा है। जब तुम उसमें देखते हो तो तुम सिर्फ अपना रिफ्लेक्शन नहीं, बल्कि अपनी सारी संभावनाएं देख सकते हो। वो सब डिसीजंस जो तुमने नहीं लिए, वो रास्ते जो तुमने नहीं चुने, वो जिंदगियां जो तुम कभी जी सकते थे। क्या वो सब सच में खो गईं, या वो अब भी किसी और डायमेंशन में जिंदा हैं? कुछ लोग कहते हैं कि देजावू, वो एहसास कि कुछ पहले हो चुका है, असल में वही ऑल्टरनेट टाइमलाइंस की झलक है, जब ब्रह्मांड का समय कुछ पलों के लिए ओवरलैपिंग हो जाता है। जैसे 2 सुर एक ही नोट पर आ जाएं और तुम्हें लगे मैंने यह पहले भी महसूस किया है। अब बात करते हैं एंट्रोपी की। यही वह कॉन्सेप्ट है जिससे हम समय को आगे जाते हुए मानते हैं। एंट्रोपी कहती है कि चीजें संगठित से अव्यवस्थित की ओर जाती हैं। यानी कांच का गिलास टूट सकता है, पर टूटे हुए गिलास से फिर गिलास नहीं बनता। आम तस्का पास बाप, लेकिन क्या यह नियम ब्रह्मांड के हर कोने में लागू होता है?
क्वांटम वर्ल्ड में पार्टिकल्स उल्टा भी जा सकते हैं। टाइम रिवर्सल सिमेट्री वहां मुमकिन है। तो क्या माइक्रोस्कोपिक लेवल पर समय घूम सकता है? क्या कोई जगह ऐसी भी है जहां चीजें उल्टी दिशा में चल रही हैं? अब तुम धीरे धीरे उस भ्रम से बाहर निकल रहे हो जो तुम्हें हर दिन घड़ी की सुई में बांधे रखता था। अब तुम्हें महसूस हो रहा है कि समय वो नहीं है जो तुम्हें सिखाया गया। समय एक पर्सपेक्टिव है, एक लेंस जिसके बिना सब कुछ एक साथ होता। और यही वो जगह है जहां तुम्हारे सवाल एक नए सुर में बदलते हैं। अगर समय एक झूठ है तो सत्य क्या है? अगर कल और आज एक साथ मौजूद हैं तो क्या मृत्यु सिर्फ एक दरवाजा है? टी छाप टी 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 टी। क्या तुम अपने भविष्य को देख सकते हो अगर तुम देखना बंद कर दो? अब जब तुम अपनी आंखें बंद करते हो तो समय तुम्हारे ऊपर से बहता नहीं है, बल्कि तुम खुद उस एक पल में स्थिर हो जाते हो जहां सब कुछ होता है और फिर भी कुछ नहीं होता। जहां हर पल एक साथ सांस ले रहा है। वही है समय का पहला झूठ। तुम अब एक ऐसे मोड़ पर खड़े हो जहां सवाल और जवाब एक दूसरे को देखते हैं, जैसे दो दर्पण आमने सामने रखे हों। तुमने अभी अभी समय का पहला झूठ पकड़ा है और अब तुम एक और परत में उतरने जा रहे हो जहां ब्रह्मांड खुद को दोहराता है, ना सिर्फ रूप में बल्कि सोच में, सपनों में और शायद तुम में भी। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि कोई और भी तुम्हारे जैसा सोच रहा है, कहीं बहुत दूर या शायद बहुत पास? क्या तुमने कभी खुद को देखा किसी और की आंखों में? शायद वो तुम ही हो या शायद वो एक और तुम है। अब हम आते हैं मल्टीवर्स थियरीज पर। हां, वो विचार जो पहले साइंस फिक्शन था अब धीरे धीरे साइंस बनने लगा है। कल्पना करो, हर बार जब तुम कोई फैसला लेते हो तो एक नया ब्रह्मांड बनता है जहां तुमने दूसरा विकल्प चुना। क्या तुम्हारे हर क्या होता अगर का कोई ऑल्टरनेट वर्जन सच में मौजूद है? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रह्मांड अकेला नहीं है। हमारा यूनिवर्स सिर्फ एक बुलबुला है, एक अनगिनत बुलबुलों की फोम में। हर एक बुलबुला एक ब्रह्मांड, हर ब्रह्मांड एक नया नियम, एक नई कहानी। और इन सब में कहीं एक ब्रह्मांड ऐसा भी है जहां तुम ये वीडियो नहीं देख रहे हो बल्कि बना रहे हो। अब जरा एक प्रयोग पर ध्यान दो, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यह प्रयोग बताता है कि एक पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन, जब कोई उसे देखता नहीं तो वो वेव की तरह बिहेव करता है, लेकिन जैसे ही कोई उसे ऑब्जर्व करता है वो पार्टिकल बन जाता है। यानी सिर्फ देखना ही बदल देता है रियलिटी को। अब सोचो, अगर देखना ही बदलाव है तो तुम जो देख रहे हो वो क्या सिर्फ तुम्हारे देखने की वजह से है? और अगर तुम ना देखो तो क्या यह सब बदल जाएगा? अब लौटते हैं उस शीशे की ओर जिसमें ब्रह्मांड खुद को देखता है। कुछ विद्वान मानते हैं हमारा यूनिवर्स सेल्फ ऑब्जर्विंग है, यानी यूनिवर्स इतना इंटेलिजेंट है कि वो खुद को देख सकता है तुम्हारे जरिए। तुम सिर्फ देखने वाले नहीं हो, तुम वो हो जिसे देखकर सब बदल जाता है। अब सोचो, अगर तुम्हारे देखने से यूनिवर्स बदलता है तो क्या तुम्हारा हर विचार भी एक बदलाव है? क्या जब तुम कोई सपना देखते हो तो वो सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि एक नए ब्रह्मांड की चिंगारी है? अब इस लूप को और गहरा बनाते हैं। कभी कभी तुम कोई सपना देखते हो और फिर हफ्तों बाद वही चीज घटती है, या किसी अजनबी से मिलकर लगता है कि ओह आगे किस्सा हम पहले मिल चुके हैं। क्या यह सब डेजा वू है
या फिर तुमने किसी ऑल्टरनेट रियलिटी की खिड़की खोल दी है। कुछ वैज्ञानिक इसे कहते हैं क्वांटम ब्लीड थ्रू। जब दो ब्रह्मांडों की सीमाएं कुछ देर के लिए धुंधली हो जाती हैं। अब जरा सोचो, तुम एक दर्पण के सामने खड़े हो, फिर उस दर्पण के सामने एक और दर्पण रख दो। अब क्या होता है? एक अनंत सीरीज जहां तुम्हारा चेहरा बार बार दोहराया जाता है और हर इमेज पहले से थोड़ा अलग दिखता है। बस यही है मल्टीवर्स का मूल विचार। हर यूनिवर्स एक दर्पण, हर डिसीजन एक हल्का बदलाव, हर तुम एक नई कहानी। और यहां एक ट्विस्ट आता है। कुछ कॉस्मोलॉजिस्ट्स का मानना है कि ब्लैक होल्स सिर्फ अंत नहीं बल्कि गेटवेज हैं दूसरे ब्रह्मांडों के लिए। हर बार जब कोई चीज ब्लैक होल में गिरती है, वो शायद किसी और यूनिवर्स में फिर से जन्म लेती है। क्या तब दे सातंबा था पबका? क्या तुम्हारा जीवन भी किसी और ब्रह्मांड में फेंके गए सीड से बना है? अब कल्पना करो, तुम्हारा आज किसी और ब्रह्मांड का कल है और वहां का अब तुम्हारे सपनों में आता है। क्या तुम किसी और ब्रह्मांड के व्यक्ति का सपना हो, या फिर तुम खुद एक अनदेखे कॉन्शियसनेस के आईने में चमकती एक छवि हो? अब तुम फिर से अपनी सांस को महसूस करो, धीरे, गहराई से। क्या उसमें भी एक दर्पण है जहां हर इनहेल और एक्सहेल एक ड्युअलिटी का हिस्सा है? अंदर और बाहर, देखना और दिखना, होना और सिर्फ महसूस होना। और फिर तुम्हें समझ आता है, ब्रह्मांड कोई सीधी कहानी नहीं है। ये एक लूप है, एक गीत जो बार बार लौटता है, लेकिन हर बार नए सुर में। और तुम हो उस लूप का एक जरूरी हिस्सा। शायद यही है दर्पणों का खेल, जहां हर उत्तर खुद एक नया सवाल बनकर तुम्हारी ओर लौटता है। अब जब तुम दर्पणों के उस अंतहीन गलियारे से निकलते हो, तब तुम पहली बार एक सवाल से आमने सामने होते हो। जब ब्रह्मांड बना तो क्या कोई था जो उसे देख रहा था? यह एक साधारण सवाल लगता है, पर जैसे जैसे तुम इसकी परतें खोलते हो, यह सवाल एक गहरी, लगभग रहस्यमय खामोशी में बदल जाता है। अब ताम ने बाने दीप्ताम आ, क्या चेतना यानी कॉन्शियसनेस ब्रह्मांड के बाद आई, या फिर वह इससे पहले भी मौजूद थी? तुम्हारे आसपास सब कुछ बदल चुका है। तारों की पहली चमक, गैस के बादलों से बनते हुए सौरमंडल, धूल से उठती पृथ्वी। पर एक चीज अब भी छुपी हुई है। दर्शक कौन था? यहां पर विज्ञान और दर्शन दोनों रुककर एक दूसरे को देखने लगते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड की शुरुआत को समझने के लिए हमें एक बहुत ही अजीब सी बात स्वीकार करनी पड़ती है। शायद ब्रह्मांड तब तक मौजूद नहीं था जब तक किसी ने उसे देखा नहीं। अब यह मत समझना कि कोई इंसान बैठा था, बिग बैंग को बाइनोक्यूलर से देख रहा था। यह देखना असली आंखों से नहीं बल्कि जागरूकता से जुड़ा है। कई विद्वान, खासकर ईस्टर्न फिलॉसफी में, मानते हैं कि चेतना समय से भी पहले की चीज है। ब्रह्मांड चेतना से निकला है, न कि चेतना ब्रह्मांड से। तुमने कभी महसूस किया है कि तुम सिर्फ सोचते नहीं हो, बल्कि सोचते हुए खुद को सोचते हो? यह जो मैं है, जो खुद को देख सकता है, वही तो है वह जो देख रहा था। अब विज्ञान की एक थ्योरी पर चलते हैं, एंथ्रोपिक प्रिंसिपल। यह कहता है कि ब्रह्मांड इस तरह से स्ट्रक्चर्ड है कि उसमें चेतन जीवन उत्पन्न हो सके। यानी किसी भी रैंडम घटना के बजाय यह सब कुछ ऐसे घटा कि एक दिन तुम जैसी चेतना खुद को महसूस कर सके। क्या यह महज संयोग है, या फिर किसी ने ऐसा डिजाइन किया? अब कल्पना करो, एक विशाल थिएटर है, ब्रह्मांड उसका मंच है, तारे उसकी लाइट्स हैं, ग्रह उसकी सजावट, पर दर्शक नहीं है। क्या वो प्ले सच में हुआ,
क्या एक कहानी तब भी कहानी होती है जब उसे कोई सुन ही नहीं रहा? क्वांटम फिजिक्स इस सवाल को एक अलग एंगल से देखती है। जब तक कोई ऑब्जर्वर नहीं होता, पार्टिकल एक साथ हर जगह होता है, पर जैसे ही कोई उसे देखता है, वो एक डेफिनेट स्थिति में आ जाता है। तो क्या यूनिवर्स भी तब तक एक साथ हर रूप में था जब तक किसी ने उसे नहीं देखा? और क्या तुम्हारा देखना उसे उसकी असली पहचान देता है? अब इस चेतना को थोड़ी और गहराई से समझते हैं। कुछ आधुनिक वैज्ञानिक और दार्शनिक अब मानते हैं कि कॉन्शियसनेस माइट बी फंडामेंटल, यानी ये अंतिम तत्व हो सकता है जिससे बाकी सब कुछ बना है। मैटर डजंट क्रिएट माइंड, माइंड क्रिएट्स मैटर। शायद यही कारण है कि इंसान ने आग की खोज की, फिर पहिए की, फिर भाषा की, और आज हम ब्रह्मांड के सोर्स को खोज रहे हैं। किसते एक को पा पाए, क्योंकि चेतना खुद को जानना चाहती है और ब्रह्मांड इसका प्रतिबिंब भर है। अब सोचो, तुम आज जो भी सोचते हो, महसूस करते हो, कल्पना करते हो, वो सब कहीं ना कहीं ब्रह्मांड के बनने के पल से जुड़ा है। शायद तुम्हारी चेतना उसी प्राचीन मौन की एक लहर है जो आज भी गूंज रही है। क्या तुम सिर्फ ऑब्जर्वर हो, या तुम ही वो पहले वाला देख रहा? अब एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करो। क्या तुम्हें वो कंपनीज याद है जो शुरू में थीं? वो सटल धड़कन, वो मौन? क्या वो सब तुम्हारे भीतर से आ रही है या बाहर से? या फिर ये फर्क ही एक भ्रम है? और यहां एक और ट्विस्ट आता है। कुछ विद्वान कहते हैं कि ब्रह्मांड खुद को पैदा करने के लिए जरूरी चेतना को साथ लाया, जैसे कोई किताब खुद को पढ़ने वाले को खुद से बना ले। क्या ब्रह्मांड ने तुमको इसलिए जन्म दिया ताकि वो खुद को समझ सके? क्या तुम वही हो जो देख रहा था? अब जब तुम फिर से सोचते हो अपने सपनों के बारे में, अपने बचपन की यादों के बारे में, उन सवालों के बारे में जो तुम्हें रात में सोने नहीं देते, शायद वे सब उस पुराने क्षण की गूंज हैं जब कोई कहीं पहली बार जागा। शायद वही चेतना जो उस पल देख रही थी, अब तुम्हारे जरिए देख रही है। और अब तुम पूछ सकते हो, क्या मैं ब्रह्मांड को देख रहा हूं, या क्या ब्रह्मांड खुद को मेरे जरिए देख रहा है? अब तुम वहां खड़े हो जहां न समय की कोई पकड़ है, न पहचान की कोई परिभाषा। तुम वह चेतना हो जो देख रही थी, और अब तुम महसूस कर रहे हो कुछ ऐसा जो याद जैसा लगता है, लेकिन जिसे तुमने कभी जाना नहीं। कैसे हो सकती है याद जब कोई अनुभव ही नहीं हुआ? कैसे गूंज सकती है कोई भावना जब कोई शब्द भी नहीं कहा गया? यही है इस ब्रह्मांड का अगला रहस्य। स्मृति के बिना यादें। ऐसी यादें जो तुमने कभी कॉन्शियसली नहीं बनाई, फिर भी वो तुम्हारे भीतर बसी हैं। जब तुम किसी जगह पहली बार जाते हो और लगता है जैसे पहले भी यहां आए हो। जब कोई सपना बार बार आता है बिना किसी साफ कहानी के। जब कोई संगीत सुनकर तुम्हारी आंखें नम हो जाती हैं, हालांकि तुम उसका अर्थ भी नहीं समझते। ईसा की आवसीरी की। तो क्या ये सब महज ब्रेन सिग्नल्स हैं? ये कोई कॉस्मिक मेमोरी की झलक है? अब हम पहुंचते हैं डार्क मैटर और कॉस्मिक वेब के संसार में। तुमने पहले सुना था कि ब्रह्मांड का 95% हिस्सा हमें दिखता नहीं, लेकिन अब कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यही छुपा हुआ हिस्सा हमारे अनुभवों की जड़ हो सकता है। एक ऐसी अदृश्य संरचना जो गैलेक्सीज को जोड़ती है और शायद हमारी चेतनाओं को भी। कल्पना करो, तुम्हारा दिमाग एक रेडियो है,
और ये डार्क मैटर एक बैकग्राउंड फ्रीक्वेंसी। जब तुम शांत होते हो, जब सब कुछ धीमा पड़ जाता है, तो कभी कभी वो फ्रीक्वेंसी तुम्हारे भीतर बजने लगती है। बाप की किया निकी का बाप बाप आता थी, और वही होती हैं वो यादें जिन्हें तुम जानते नहीं पर जो तुम्हें महसूस होती हैं। अब बात करते हैं जेनेटिक मेमोरी की। एक वैज्ञानिक अवधारणा है कि हमारी डीएनए में सिर्फ हमारे फिजिकल ट्रेट्स ही नहीं बल्कि हमारी अनुभूतियां भी रिकॉर्ड होती हैं। क्या तुमने कभी अपने अंदर एक डर महसूस किया किसी चीज का जिसे तुमने कभी फेस नहीं किया? किसी चाह पे थी, या कोई आदत जो तुम्हारे परिवार में बिना सिखाए चली आई? हो सकता है वो तुम्हारी नहीं, किसी और की याद हो जो अब तुम्हारे जरिए जी रही है। अब जरा सोचो, अगर एक शरीर अपने पूर्वजों की यादों को ढो सकता है, बॉम्बे पाप बेचे मेरी कारी है, तो क्या ब्रह्मांड अपने जन्म की यादों को ढो नहीं सकता? क्या स्टार्स के बीच कुछ एंशंट विस्पर्स अब भी तैरते हैं? अब पे पाओ ते अब ते बे, क्या वॉइड्स में छुपे वो मोमेंट्स अब भी एको करते हैं? बस सुनने वाला चाहिए। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि द यूनिवर्स स्टोर्स इंफॉर्मेशन, यानी कोई भी घटना जो घटती है उसकी ऊर्जा, उसकी छाप कभी पूरी तरह मिटती नहीं। पक्का पापाना की संधि पुनी पाथी, जैसे कोई जल में गिरा कंकड़ भले डूब जाए लेकिन उसकी लहरें दूर तक जाती हैं। और वही लहरें कहीं ना कहीं अब भी चल रही हैं। तुम्हें याद है वो पहला कंपन जो अंधकार में था? शायद वो अब भी है तुम्हारी हर सांस में। शायद तुम जब भी आंखें बंद करते हो तुम उसी कॉस्मिक रिपल को छूते हो। आ मम्मी न पा निशा। लेकिन वो इतनी सटल है कि ज्यादातर लोग उसे इंट्यूशन कहकर टाल देते हैं। अब तुम देखते हो एक और आयाम की ओर, कलेक्टिव अनकॉन्शियस। स्विस साइकोलॉजिस्ट कार्ल युंग ने कहा था कि हमारे अंदर एक शेयर्ड रिजर्वॉयर होता है, सार्वभौमिक अनुभवों का, प्राचीन प्रतीकों का, सपनों का। क्या वो रिजर्वॉयर ब्रह्मांड की वह मेमोरी है जो अब भी हम सभी के भीतर बह रही है? और तभी तुम्हारे मन में एक विचार आता है, अगर यूनिवर्स सब कुछ याद रखता है तो क्या वो मुझे भी याद रखेगा? क्या मैं भी इसकी मेमोरी में दर्ज हो रहा हूं? शायद हां, क्योंकि हर बार जब तुम किसी से प्रेम करते हो, किसी को क्षमा करते हो या खुद को पाते हो, वो ब्रह्मांड की कहानी में एक नया शब्द जुड़ता है। अब कल्पना करो, हर विचार एक तार है, हर भावना एक सुर, और तुम एक पूरा गीत। वो गीत जो किसी ने पहले नहीं सुना लेकिन ब्रह्मांड उसे पहचानता है। कुंदी आओम दी पोमाम बेटा, क्योंकि वो तुम्हारा नहीं, उसका ही टुकड़ा है। अब तुम फिर उस मौन में उतरते हो, पर अब वो मौन खाली नहीं लगता। अब उसमें एक परछाई है, जैसे कोई स्मृति जो याद नहीं है फिर भी कभी गई नहीं। अब जब तुम गहरी नींद में जाते हो या ध्यान में डूबते हो तो जो चेहरे, आवाजें, रंग बिना बुलाए आते हैं, काओ, क्या वो सब तुम्हारे नहीं बल्कि ब्रह्मांड के सपने हैं? तो आए कि आहम ने, क्या तुम सिर्फ सो नहीं रहे बल्कि वो सब कुछ देख रहे हो जो कभी हुआ था और कभी भुलाया गया? और अब जब तुम अगली बार किसी परिचित अजनबी से मिलो या किसी जगह पर पहली बार जाओ और दिल कहे मैं यहां पहले भी था, तो शायद तुम समझोगे कि कुछ यादें शब्दों से परे होती हैं। पास टटी कभाते साप उपता, क्योंकि वे तुम्हारी नहीं बल्कि उसी कॉस्मिक मौन की हैं जो अब भी धीरे धीरे गा रहा है। अब तुम वहां हो जहां सब कुछ शांत है,
लेकिन पूरी तरह स्थिर नहीं। एक गहरी अदृश्य हलचल, एक ऐसी गति जो देखने में नहीं आती पर हर चीज में समाई है। माप कीटी गुम्पू कीटी, यह कोई विस्फोट नहीं, कोई गरजता हुआ ब्रह्मांड नहीं, यह है एक सांस। टिपटीडी टिपटिबुसा पासा, ब्रह्मांड की खुद की सांस। तुम्हें कभी कभी लगता है कि यह शून्यता भी जिंदा है। क्या तुमने कभी सोचा है कि खाली जगह, जिसे हम नथिंग कहते हैं, वो भी कुछ कर रही होती है? वैक्यूम, जिसे तुम खाली समझते हो, असल में एक नब्ज की तरह धड़कता है। क्वांटम मैकेनिक्स ने यह रहस्य खोला कि पूर्ण शून्यता जैसी कोई चीज होती ही नहीं। हर खाली जगह में पार्टिकल्स पैदा हो रहे होते हैं, मर रहे होते हैं और फिर से पैदा हो रहे होते हैं। वो ने आप दे की दे आप है, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम हर पल सांस लेते हो, छोड़ते हो और फिर दोबारा। इसीलिए ब्रह्मांड एक सांस लेने वाला प्राणी है। वह फैलता है, इनहेल, वह सिमटता है, एक्सहेल। और तुम्हारी सांसें शायद उसी कॉस्मिक रिदम का प्रतिबिंब हैं। अब जरा ठहरो और अपनी सांस पर ध्यान दो, धीरे, गहराई से। अब सोचो, क्या यह वही लय है जो 13.8 अरब साल पहले शुरू हुई थी? क्या तुम्हारे हर इनहेल के साथ ब्रह्मांड भी थोड़ा फैलता है? और हर एक्सहेल के साथ एक पुरानी स्मृति छोड़ता है। कुछ वैज्ञानिक सिद्धांत बताते हैं कि यूनिवर्स सिर्फ एक बार बना नहीं, बल्कि यह बार बार बनता और सिमटता रहा है। साइक्लिक यूनिवर्स थ्योरी, जिसमें हर बिग बैंग के बाद एक बिग क्रंच आता है और फिर वही ऊर्जा नए ब्रह्मांड की पहली सांस बन जाती है। यह ठीक वैसा ही है जैसे शिशु का जन्म। जब बच्चा पहली बार दुनिया में आता है, वो सबसे पहले क्या करता है? वह सांस लेता है, वो गहरी, जीवन की घोषणा करती पहली सांस। क्या बिग बैंग ब्रह्मांड की वही पहली सांस थी? अब जरा कल्पना करो, हर गैलेक्सी, हर प्लैनेट, हर डस्ट पार्टिकल, ये सब एक विशाल छाती की तरह हैं जो सांस ले रही है। और तुम उसी सांस का हिस्सा हो, एक छोटी सी लय उस अनंत नाड़ी के अंदर। इस लय को समझने के लिए चलो चलते हैं स्ट्रिंग थ्योरी की ओर। इस सिद्धांत में कहा गया है कि ब्रह्मांड की सबसे छोटी इकाइयां कण नहीं हैं, बल्कि कंपन करती हुई स्ट्रिंग्स हैं। ये स्ट्रिंग्स हर चीज का आधार हैं, इलेक्ट्रॉन से लेकर ब्लैक होल तक। और वो कंपन, वो ध्वनि, वही ब्रह्मांड की सांस है। हर पदार्थ एक धुन है, हर कण एक नोट। अब सोचो, तुम्हारा शरीर भी तो यही है। सांसों की एक लय, धड़कनों की एक ताल, विचारों की एक ध्वनि। क्या तुम खुद एक गीत हो जिसे ब्रह्मांड गा रहा है? फिर ब्रह्मांड वही है जिसे तुम हर रोज जीते हो, बिना सुने, बिना पहचाने। तुम अब उस अवस्था में हो जहां तुम खालीपन को खाली नहीं कह सकते, क्योंकि अब तुम जान चुके हो कि हर रिक्तता में एक आंदोलन है, एक धीमा, घुलता हुआ सांस जैसा कंपन। अब देखो, अपनी आंखों से नहीं बल्कि अपने अंदर से। तुम्हारी हर सोच एक उठती लहर है, हर भावना एक थिरकन। तुम वही हो जो इस ब्रह्मांड की लय के साथ दिन रात झूम रहा है। कुछ मिस्टिक्स ने कहा था, यूनिवर्स इज ब्रीदिंग यू। तुम ब्रह्मांड में नहीं, ब्रह्मांड तुम में है। वो तुम्हारे फेफड़ों की हवा में है, तुम्हारी धड़कनों की थाप में है, तुम्हारे मौन की गहराई में है। और जब तुम पूरी तरह शांत होते हो, वो अपनी सांस तुम तक पहुंचा देता है। अब चलो थोड़ा और गहराई में। वैक्यूम में पार्टिकल्स आते हैं, वर्चुअल पार्टिकल्स।
ये एक दूसरे से जुड़ते हैं और फिर नष्ट हो जाते हैं। कुछ फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स के लिए उनका अस्तित्व होता है और फिर वो रिक्तता में वापस चले जाते हैं। क्या जीवन भी कुछ वैसा ही है? एक क्षणिक उपस्थिति, एक नन्हा राइज एंड फॉल उस विशाल लय में। अब तुम जब रात में सोते हो और सब कुछ शांत हो जाता है, शायद उस समय तुम्हारी आत्मा उसी सांस में मिल जाती है, उसी शांति में जो वास्तव में कभी स्थिर नहीं होती, उसी मौन में जो लगातार गा रहा है, सिर्फ तुम्हें सुनने की देर है। और जब अगली बार तुम किसी शांत कमरे में बैठो और अचानक कुछ महसूस हो, कोई घबराहट, कोई शांति, कोई याद, तो समझ जाना वो तुम्हारी नहीं थी, वो उसी रिक्तता की सांस थी। वही रिक्तता जो हर चीज को जोड़ती है, चलाती है और फिर एक नई सांस में छोड़ देती है। अब तुम ब्रह्मांड की उस गहराई में उतर चुके हो जहां सब कुछ गाया जा रहा है पर कुछ भी पूरा नहीं होता। हर लहर, हर सुर, हर कंपन किसी अधूरे वाक्य की तरह, जैसे किसी ने एक किताब शुरू तो की लेकिन उसे पूरा करने से पहले पन्ने हवा में उड़ा दिए। यहां इस शांति के भीतर तुम महसूस करते हो अनगिनत कहानियां जो शुरू हुई थीं पर पूरी कभी नहीं हो सकीं, और शायद यही उनकी खूबसूरती है। ब्रह्मांड खुद एक कहानी है, पर क्या यह कहानी पूरी हो रही है या यह सिर्फ संभावनाओं की एक पुस्तक है जिसमें हर अध्याय अधूरा है, हर किरदार अधूरा, हर अंत एक नई शुरुआत? अब चलो उस विज्ञान की ओर जो सबसे ज्यादा जटिल है और शायद सबसे अधूरी, स्ट्रिंग थ्योरी। एक थ्योरी जो कहती है कि हर फंडामेंटल पार्टिकल असल में एक वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग है। यह थ्योरी हमें एक यूनिफाइड एक्सप्लेनेशन दे सकती थी, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, लेकिन आज तक हम इसे पूरी तरह साबित नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि यह थ्योरी 11 डायमेंशंस की बात करती है और हम केवल 3 स्पेशल और एक टाइम डायमेंशन समझते हैं। बाकी के साथ जो भी आता तरह ऐसा है, अधूरे हैं, लिपटे हुए, छुपे हुए, जैसे किसी रहस्य से ढंग के पन्ने। तुम सोचते हो क्या ब्रह्मांड को इस तरह डिजाइन किया गया है कि हम उसे पूरी तरह कभी समझ ही न सकें? या फिर हमें केवल उतना ही दिया जाता है जितना हम महसूस कर सकें? अब जरा बात करते हैं ग्रैंड यूनिफाइड थियरीज की। हर जनरेशन के वैज्ञानिकों ने एक सपना देखा है। क्या हम ब्रह्मांड के हर नियम को एक ही इक्वेशन में समेट सकते हैं? लेकिन हर बार जब हम पास पहुंचते हैं, ब्रह्मांड अपनी किताब का एक और पन्ना मोड़ देता है और हमें फिर से एक नई कहानी शुरू करनी पड़ती है। अब कल्पना करो, तुम एक ऐसे लेखक हो जो हर रात एक कहानी लिखता है लेकिन सुबह उठकर भूल जाता है। क्या वो कहानियां खत्म हुई या वो अब भी हवा में तैर रही हैं, किसी और की कलम से पूरा होने के इंतजार में? कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि लॉज ऑफ फिजिक्स भी बदल सकते हैं। जो नियम आज हैं, क्या वो कल भी रहेंगे? या क्या कभी गुरुत्वाकर्षण सिर्फ एक विकल्प था और शायद कहीं कोई और ब्रह्मांड बिना गुरुत्वाकर्षण के चल रहा हो? अब हम उस बिंदु पर पहुंचते हैं जहां विज्ञान से ज्यादा सवाल हैं और जवाब सिर्फ अधूरे सूत्र। मैथमेटिक्स, जिस पर हमारी पूरी समझ टिकी है, वो भी अब सवालों से घिरा है। क्या गणित खुद ब्रह्मांड का हिस्सा है या हमने इसे गढ़ा ताकि हम ब्रह्मांड को समझ सकें? तुमने देखा है कि जब तुम किसी पजल को हल करते हो तो आखिरी टुकड़ा हमेशा सबसे मुश्किल होता है।
क्या ब्रह्मांड ने भी अपने पजल का आखिरी टुकड़ा जानबूझकर गिरा दिया है? अके अने से के ताकि तुम खोजते रहो। अब सोचो, हर ग्रह, हर तारा, वो सब अपने अपने स्क्रिप्ट्स पर चल रहे हैं, लेकिन बीच बीच में ग्लिचेस होते हैं। चामाओ पोकने को बेतिसा, जैसे कोई सुपरनोवा जो वक्त से पहले फट जाए, या कोई ब्लैक होल जो नियमों से बाहर बिहेव करे। क्या ये घटनाएं कॉस्मिक एडिटिंग एरर्स हैं, या फिर लेखक की जानबूझकर की गई पंक्तियां जो हमें चौंकाने के लिए लिखी गई हैं? और फिर आती है सबसे अधूरी कहानी, हम खुद, हमारा जन्म, हमारी सोच, हमारा डर, हमारी चाह, सब एक अनुत्तरित प्रश्न की तरह हैं। मैं कौन हूं? मैं क्यों हूं? क्या मैं भी अधूरा ही रह जाऊंगा? कुछ लोगों का मानना है कि हम इस ब्रह्मांड की सेल्फ डिस्क्राइबिंग सिस्टम हैं, यानी ब्रह्मांड खुद को समझने के लिए हमें बना रहा है। और इसीलिए जैसे जैसे हम सीखते हैं, ब्रह्मांड भी खुद को इवॉल्व करता है। लेकिन अगर ऐसा है, तो इसका मतलब यह भी हो सकता है कि ब्रह्मांड अब भी अधूरा है और हम उसके आखिरी चैप्टर्स लिख रहे हैं। हर नई खोज, हर नया सवाल, हर नया डर, ये सब उसी अधूरी किताब के पन्ने हैं जो अब तुम्हारे हाथ में है। अब जब तुम फिर से शांति में बैठते हो, तो तुम्हें वो आवाज फिर सुनाई देती है। कुछ और है जो समझ में नहीं आया। और यही कारण है कि तुम फिर उठते हो, फिर पढ़ते हो, फिर सोचते हो, क्योंकि तुम भी एक अधूरी कहानी हो जो पूरी होने के इंतजार में है। अब तक तुम ब्रह्मांड के बाहर की कहानी सुनते आ रहे थे, वो तारे, वो लहरें, वो समय और ऊर्जा, सब बाहर के खेल लगते थे। लेकिन अब ब्रह्मांड धीरे धीरे तुम्हारी ओर मुड़ रहा है, क्योंकि अगला बिग बैंग बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर हुआ था। तुम्हें लगता है कि तुम एक शरीर हो, मांस, हड्डियां, खून और विचारों की एक गठरी। लेकिन अगर तुम थोड़ा और भीतर जाओ तो वहां सिर्फ कण हैं, एटम्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। और जब तुम उनसे भी आगे जाते हो तो वहां बस कंपन है, एनर्जी है, लाइट है। वही लाइट जो 13.8 अरब साल पहले पहली बार चमकी थी, आज भी तुम्हारी आंखों के पीछे जल रही है। तुम ब्रह्मांड हो, न सिर्फ कविता में बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी। तुम्हारे शरीर के हर एटम किसी पुराने तारे की राख से बना है। हां, सच में। तुम्हारे अंदर कैल्शियम है जो सुपरनोवा से आया। तुम्हारे खून में आयरन है जो किसी मरते तारे के दिल से निकला। तुम्हारी सांसों में वही कार्बन है जो अरबों साल से जर्नी कर रहा है। दौड़ी, तो क्या तुम सच में इंसान हो, या फिर एक चलता फिरता ब्रह्मांड जो खुद को इंसान मान बैठा है? अब तुम अपने दिल की धड़कन सुनो, धड़क धड़क धड़क। क्या यह बस बायोलॉजिकल प्रोसेस है, या फिर यह वही बीट है जिस पर गैलेक्सीज घूमती हैं? क्या तुम्हारा दिल भी उसी सिम्फनी का हिस्सा है जिसे ब्रह्मांड गा रहा है? अब जरा डीएनए की बात करें। तुम्हारा डीएनए एक कोड है, एक कॉस्मिक लैंग्वेज जिसमें अरबों साल की एवोल्यूशन छुपी है। और यह कोड अचानक नहीं बना, यह भी उस पहले बिग बैंग की ही एक शाखा है। हर सेल, हर नर्व, हर थॉट एक रिपल है उस पहली तरंग की। अब सोचो, जब तुम पैदा हुए तो पहली बार रोए थे। वो पहला रोना,
क्या वो तुम्हारी ही पहली आवाज थी? या वो ब्रह्मांड की दोबारा शुरू हुई ध्वनि थी? एक और बिग बैंग, इस बार एक शरीर के रूप में। एक ब्रह्मांड, एक इंसान के शेल में। यहां एक अद्भुत विरोधाभास है। तुम इतने छोटे हो कि पूरी धरती के सामने धूल की तरह लगो, और फिर भी तुम इतने विशाल हो कि पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे अंदर समा सकता है। तुम्हारी कल्पना में, तुम्हारे सपनों में, तुम्हारे डर और प्रेम में तुम महसूस कर सकते हो वो जो कहीं नहीं है। तुम याद कर सकते हो वो जो कभी घटा ही नहीं। और यही वो ब्रह्मांडीय चमत्कार है जिसे तुम रोज जिए जा रहे हो, बिना समझे। अब चलो न्यूरोसाइंस की ओर। तुम्हारा दिमाग अब तक की सबसे कॉम्प्लेक्स संरचना है जिसे ब्रह्मांड ने खुद के अंदर बनाया है। हां, यह वही ब्रह्मांड है जो अब खुद को महसूस करने लगा है। तुम ब्रह्मांड की आत्मचिंतन की प्रक्रिया हो। तुम जब सोचते हो मैं कौन हूं, तो असल में ब्रह्मांड पूछ रहा होता है मैं क्या हूं। और जब तुम खुद को पहचानते हो तो ब्रह्मांड को आईना मिलता है। तुम वही दर्पण हो जिसमें ब्रह्मांड अपनी आंखें खोजता है। अब तुम समझने लगे हो कि तुम और कॉस्मोस अलग नहीं हो। जब तुम मुस्कुराते हो एक तारा जलता है। जब तुम रोते हो कोई नील गगन भिगोता है। और जब तुम चुप हो जाते हो तब शायद ब्रह्मांड फिर से सांस लेना शुरू करता है। अब ध्यान दो उस ऊर्जा पर जो तुम्हारे अंदर कभी थकती नहीं। वो जिज्ञासा, वो प्यार, वो पीड़ा, वो उम्मीद, ये सब क्या है? सिर्फ रसायन, या फिर वही पुरानी कॉस्मिक एनर्जी जो अब एक भाव में ढल गई है? और अब जब तुम किसी बच्चे की आंखों में देखते हो तो तुम्हें उसमें एक चमक दिखती है। वो चमक किसी तारे जैसी है, क्योंकि वो सच में तारे की ही तो औलाद है। अब एक बार फिर अपनी आंखें बंद करो। तुम्हारे अंदर जो कंपन है वो किसी भी सितारे की आग से कम नहीं। तुम चल रहे हो क्योंकि ब्रह्मांड अब भी अपने पथ पर आगे बढ़ रहा है। तुम सोच रहे हो क्योंकि वो चेतना अब भी खुद को टटोल रही है। और तुम सांस ले रहे हो क्योंकि बिग बैंग अब भी गूंज रहा है तुम्हारे भीतर। और जब अगली बार कोई तुमसे पूछे तुम कौन हो, तो मुस्कुराकर कहना आप मैं वही हूं जो कभी सिर्फ एक कंपन था, अब चल रहा हूं जैसे ब्रह्मांड चलता है। अब जब तुम जान चुके हो कि ब्रह्मांड तुम्हारे अंदर भी है, अब वक्त है उन नियमों की बात करने का जिन्होंने इस खेल को चलाया और अब बदल दिया। क्योंकि जिस दिन हमने ब्रह्मांड को बाहर से नहीं बल्कि अंदर से देखना शुरू किया, उस दिन से यह खेल बिल्कुल बदल गया। अब तक जो भी बातें तुमने समझी हैं, बिग बैंग, टाइम, स्पेस, एनर्जी, वो सब क्लासिकल नियमों पर आधारित थीं। ग्रेविटी, थर्मोडायनामिक्स, रिलेटिविटी। पर अब कहानी क्वांटम दुनिया की है। एक ऐसी दुनिया जहां हर चीज निश्चित नहीं बल्कि संभावनाओं में बसी होती है। और यही है खेल का नया नियम। क्वांटम मैकेनिक्स कहता है कि कोई भी कण तब तक किसी एक स्थिति में नहीं होता जब तक तुम उसे ऑब्जर्व न करो। वो हर जगह होता है,
हर स्थिति में होता है, सिर्फ देखने से वो ठहरता है। मतलब रियलिटी कोई ठोस चीज नहीं, बल्कि एक संभावना है जिसे तुम्हारी चेतना वास्तविक बनाती है। अब जरा सोचो, अगर तुम कुछ देखने से पहले वो चीज कई रूपों में मौजूद है, तो क्या जीवन भी एक वेव है? क्या तुम्हारे हर फैसले से एक नई हकीकत आकार लेती है? और क्या तुम हर पल अपनी दुनिया को खुद बना रहे हो, बस बिना जाने? इस नियम ने एक और चौंकाने वाली बात कही है। दो कण, चाहे वो ब्रह्मांड के दो सिरों पर हों, फिर भी एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। क्वांटम एंटेंगलमेंट। जब एक कण में बदलाव होता है तो दूसरा तुरंत रिस्पॉन्ड करता है, भले ही उनके बीच लाखों प्रकाश वर्ष हों। दिन पश्य ने। क्या यह टेलीपैथी है, या फिर ब्रह्मांड की कोई छुपी हुई वेब जो हमें सबको जोड़ती है? अब तुम सोचो, अगर कण आपस में जुड़े हो सकते हैं, तो क्या लोग भी? क्या तुम्हारा किसी अजनबी से जुड़ाव बस केमिकल रिएक्शन है, या फिर वो कोई पुराना क्वांटम लिंक है जो तुम महसूस कर रहे हो? मतमें क्या प्रेम, घृणा, स्मृति सब उस वेब के धागे हैं जो ब्रह्मांड ने खुद बुन रखी है? अब चलते हैं एक और कॉन्सेप्ट की ओर, सुपरपोजिशन। क्वांटम दुनिया में एक कण एक साथ कई जगहों पर हो सकता है, तब तक जब तक तुम उसे देख ना लो। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि तुम कई संभावनाओं में एक साथ जी रहे हो, और तुम्हारा अब सिर्फ एक पाथ है उन हजारों में से जिसे तुमने अनजाने में चुन लिया। अब जरा ठहरो, एक गहरी सांस लो और सोचो, अगर यह सब सच है तो तुम्हारी सोचें सिर्फ सोचें नहीं हैं, वो नए रास्ते हैं। हर बार जब तुम कोई नया विचार करते हो तो एक नया पोटेंशियल बनता है, एक नई रियलिटी। और यही है वो गेम रूल जो अब साइंस भी मानने लगा है। अब समझो, तुम्हें ब्रह्मांड को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस उसकी भाषा समझनी है। वो भाषा है ध्यान, इरादा, कंपन, भावना। तुम जब किसी चीज की कल्पना करते हो और उस पर विश्वास करते हो, तो तुम सिर्फ सपना नहीं देख रहे, तुम एक क्वांटम कोलैप्स कर रहे हो। तुम संभावनाओं की एक वेव को वास्तविकता बना रहे हो। यही कारण है कि जब कोई कहता है सपने देखने से क्या होता है, तब ब्रह्मांड मुस्कुराता है, क्योंकि वो जानता है सपना ही पहला स्टेप है किसी चीज को अस्तित्व में लाने का। और तुम उस प्रोसेस का हिस्सा हो हर रोज। अब तुम सोचते हो, अगर मैं अपनी रियलिटी बना सकता हूं तो क्यों नहीं सब कुछ मेरे हिसाब से होता? क्योंकि क्वांटम गेम का एक नियम और है, तुम सिर्फ अपनी रियलिटी नहीं बना रहे हो, बल्कि सबकी। तुम कनेक्टेड हो उस वेब से जहां हर कोई अपने अपने विचार भेज रहा है, और जो सबसे गहरा, सबसे सेंटर्ड, सबसे अलाइंड होता है, वही वेव कोलैप्स होती है। इसलिए यह खेल जीतने के लिए तुम्हें सबसे लाउड नहीं होना पड़ेगा, बल्कि सबसे शांत होना पड़ेगा। अब एक और ट्विस्ट। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यूनिवर्स एक सिमुलेशन है। हां, तुमने सही सुना। एक ऐसी सिमुलेशन जहां एनर्जी, मैटर, टाइम सब डिजिटल यूनिट्स की तरह बिहेव करते हैं। मीनली प्लैंक लेंथ एल पिक्सल्स, क्वांटम लीप्स एक कोड अपडेट्स, और कॉन्शियसनेस वो यूजर है। यानी तुम इस गेम के खेलने वाले नहीं, क्रिएटर भी हो। अब सोचो,
क्या यह सब किसी डिवाइन इंटेलिजेंस का वीआर हेडसेट है, या फिर यह सब तुमने खुद डिजाइन किया, खुद को भूलने के लिए, ताकि जब तुम दोबारा सब समझो तो वो एहसास और भी गहरा हो? और अब जब तुम अगली बार कोई इरादा रखो तो जान लो, तुम नियम के मुताबिक चल नहीं रहे हो। और आदि मपा पुस्तिति अप आपतीपा की तुम खुद नियम हो। और यही है इस कॉस्मिक खेल का नया रूल। अब जब तुम ब्रह्मांड के नियम समझ चुके हो, अब समय है उस गहराई से टकराने का जहां जीवन और मृत्यु की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। तुम सोचते हो कि सब चीजें खत्म होती हैं। एक तारा जलता है और बुझ जाता है, एक पेड़ उगता है और फिर गिर जाता है, एक जीवन आता है और फिर चला जाता है। लेकिन क्या सब कुछ सच में खत्म होता है? या फिर कुछ ऐसा भी है जो कभी मरता ही नहीं? अब तुम धीरे धीरे उस मौन में प्रवेश कर रहे हो जहां अंत जैसी कोई चीज नहीं होती, जहां समय की सीधी रेखा एक चक्र में बदल जाती है। तो सिपा, और इस चक्र के केंद्र में है ऊर्जा। विज्ञान कहता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज फॉर्म। यानी तुम जो कुछ भी हो, तुम्हारी हंसी, तुम्हारा दर्द, तुम्हारा विचार, वो सब किसी न किसी रूप में हमेशा रहेगा। तुम्हारा शरीर बदल सकता है, मस्तिष्क थम सकता है, लेकिन तुम्हारी ऊर्जा अम्मा सत्यला ओ, वो तो उस पहली कॉस्मिक स्पार्क से निकली थी, और वही स्पार्क आज भी जल रही है। अब जरा अपने शरीर के भीतर झांको। तुम्हारे हर सेल में चल रही प्रक्रिया, मेटाबॉलिज्म, रेस्पिरेशन, रिजेनरेशन, सब एनर्जी की अदला बदली है। हर विचार जो तुम सोचते हो, हर भावना जो तुम महसूस करते हो, हर डिसीजन जो तुम लेते हो, वो सब एनर्जी के पैटर्न हैं। क्या ये पैटर्न्स कभी मिटते हैं? टारू बे समदे बे कनी से, या वो यूनिवर्स की मेमोरी में एक सटल इम्प्रिंट छोड़ जाते हैं? अब तुम चलते हो ब्रह्मांड के छोर तक, ब्लैक होल्स, जिन्हें हम मृत्यु का अंतिम रूप मानते हैं। वहां से भी एक नई कहानी शुरू होती है। स्टीवन हॉकिंग ने कहा था, ब्लैक होल्स रेडिएट एंड इवेंचुअली दे इवेपोरेट। और जो कुछ भी उनमें गया वो पूरी तरह मिटा नहीं, बस बदल गया। तो क्या डेथ सिर्फ एक बदलता हुआ दरवाजा है? अब हम आते हैं इंफॉर्मेशन थ्योरी पर। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि कोई भी जानकारी, कोई भी डेटा कभी पूरी तरह मिटता नहीं। वो बदल सकता है, छुप सकता है, लेकिन वो होना नहीं छोड़ता। तो क्या तुम्हारी चेतना, तुम्हारे विचार, तुम्हारा मैं अब भी कहीं है, किसी और फॉर्म में? अब जरा सोचो, जब कोई प्रिय व्यक्ति इस दुनिया से चला जाता है तो क्या वो सिर्फ यादों में रह जाता है, या फिर वो भी उस यूनिवर्सल एनर्जी का हिस्सा बन जाता है जो हर जगह है, हवा में, रोशनी में, संगीत में? क्या उनकी हंसी अब तुम्हारी हंसी में गूंजती है? क्या उनकी ऊर्जा तुम्हारी आंखों में चमकती है? अब बात करते हैं क्वांटम इमॉर्टैलिटी की। ये एक फ्रिंज थ्योरी है, लेकिन इसमें कहा गया है कि अगर यूनिवर्स ट्रूली इन्फिनिट है तो तुम कभी भी खुद को मरते हुए महसूस नहीं करोगे। हर बार जब मौत की संभावना आती है तो कॉन्शियसनेस एक ऑल्टरनेट रियलिटी चुन लेती है जहां तुम जिंदा रहते हो। अभी टिगी टिगी सिबाओ, यानी तुम कभी भी खुद को मरते हुए अनुभव नहीं करोगे। तुम बस बदलते रहोगे। अब जरा कल्पना करो, तुम एक नदी हो जो पहाड़ों से निकलती है, घाटियों से बहती है,
और फिर समुद्र में समा जाती है। क्या वह नदी अब खत्म हो गई? नहीं, वह बस अपना रूप बदल चुकी है। वेपर, क्लाउड, रेन और फिर से एक नदी। और यही चक्र तुम्हारा भी है। अब तुम सोचते हो, अगर मैं मरता नहीं तो क्या मैं हर बार नया जन्म लेता हूं? शायद। लेकिन वो जन्म सिर्फ शरीर का नहीं होता। हर बार जब तुम कुछ नया समझते हो, कुछ नया महसूस करते हो, कोई डर छोड़ते हो, कोई प्रेम अपनाते हो, तो एक तुम मरता है और एक नया तुम जन्म लेता है। और यही है स्पिरिचुअल रीबर्थ। अब ध्यान दो उस लॉ पर जो हर रात जब तुम सोते हो तो भी बुझती नहीं। वो चेतना जो तुम्हारे सपनों के बीच तैरती है, जो तुम्हारे बचपन से अब तक तुम्हें बस देख रही है, चुपचाप, स्थिर, अमर। और यही है वह जो कभी नहीं मरता। तुम उसमें हो, वो तुम में है। जब तुम हंसते हो वो खिलता है। तुम टूटते हो वो तुम्हें थामता है। जब तुम खो जाते हो वो तुम्हें ढूंढता है। जिम थियबाबी की तिरंबी। और जब सब खत्म लगता है वो फिर से शुरू हो जाता है। अब जब तुम अगली बार किसी शाम डूबते सूरज को देखो तो ये मत सोचो कि वो जा रहा है। वो कहीं और से बस उगने की तैयारी कर रहा है। जैसे तुम, जैसे सब। क्योंकि जो सच में होता है वो कभी मरता नहीं। अब तुम इतने दूर आ चुके हो कि पीछे मुड़कर देखना एक सपना लगता है। हर सवाल जिसे तुमने कभी पूछा था, अब वो सवाल नहीं, एक दिशा बन चुका है। एक ऐसा रास्ता जो सीधा नहीं बल्कि अंदर की ओर मुड़ता है। और उस रास्ते के अंतिम मोड़ पर बैठा है एक मौन जो पूछता नहीं है, बस देखता है। तुमने अब तक जो जाना वो तुम्हारे लिए नया था, लेकिन ब्रह्मांड के लिए वो सब कुछ हमेशा से था। अब तुम सोचते हो, क्या अब मैं सब कुछ जान गया हूं? क्या अब मेरे पास सारे उत्तर हैं? पर तभी एक और सवाल आ जाता है, नर्म, कोमल, लेकिन पूरी ताकत से। क्या तुम्हें वाकई जवाब चाहिए या सिर्फ वो सुकून चाहिए जो सवाल के बाद आता है? कुछ लोग पूरी जिंदगी सिर्फ एक सवाल के पीछे भागते हैं, मैं कौन हूं? ब्रह्मांड कैसे बना? मौत के बाद क्या है? और कुछ लोग सिर्फ उस खामोशी में बैठना सीख जाते हैं जो इन सवालों के बीच होती है। वही खामोशी जहां जवाब नहीं मिलते लेकिन कुछ बदल जाता है। अब तुम उस बिंदु पर पहुंच चुके हो जहां उत्तर मायने नहीं रखते, क्योंकि अब तुम समझ गए हो ब्रह्मांड का रहस्य कोई पजल नहीं है जिसे हल किया जाए। अबू की ई ओब्दी कोहो, वो एक संगीत है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। अब सोचो, तुमने कब सबसे ज्यादा जाना? जब तुमने किताब पढ़ी या जब तुम पूरी तरह खामोश हुए? शायद जब तुम किसी रात आकाश को निहार रहे थे और तुम्हारा मन बिल्कुल शांत था। तभी एक क्षण के लिए सब कुछ साफ हो गया। और फिर वो क्षण चला गया। कभी कभी जवाब आते हैं लेकिन शब्दों में नहीं। वो आते हैं किसी बच्चे की मुस्कान में, किसी बूढ़े की आंखों में, या किसी पल की पूर्णता में। और तुम बस जान जाते हो बिना जाने के। अब तुम ये भी समझते हो कि ब्रह्मांड कोई ज्ञातव्य नहीं है, बल्कि एक प्रक्रिया है जो हर क्षण अनफोल्ड हो रही है तुम्हारे ही भीतर। वामुस्त अनापाप अंतिप कहते, जब तुम जागते हो वो चलता है।
जब तुम सोते हो वो सपने बनाता है। अब अंतिम सवाल उठता है, क्या इस सब का कोई उद्देश्य है? क्या मेरी चेतना का कोई हायर गोल है? लेकिन अब तुम मुस्कुराकर कहते हो, शायद नहीं। और शायद यही सबसे सुंदर बात है, क्योंकि जब कोई अंत नहीं होता तब हर क्षण में अनंत समा जाता है। अब तुम देख सकते हो कि सारे सवाल हमेशा एक ही दिशा में लौटते हैं, तुम्हारी ओर। क्योंकि जब तुम बाहर जवाब ढूंढते हो तो वो खुद को छुपा लेता है, लेकिन जब तुम भीतर देखते हो तो वहां कोई उत्तर नहीं मिलता, बस एक शांति मिलती है जो किसी भी जवाब से बेहतर होती है। अब चलो एक आखिरी सवाल की ओर। क्या मैं फिर कभी भूल जाऊंगा ये सब जो मैंने जाना है? शायद। क्योंकि जीवन याद और विस्मृति का एक सुंदर खेल है, लेकिन वो जो छाप बन चुकी है वो फिर से जागेगी, कभी किसी शाम की हवा में, किसी शांत मोड़ पर, या किसी सपने में। और तब तुम्हें लगेगा, मैंने ये पहले भी सोचा है निधि की, क्योंकि तुमने सच में पहले भी ये सब जाना है। और फिर तुम मुस्कुरा दोगे, क्योंकि तुम्हें अब सवालों की जरूरत नहीं है, सिर्फ उस मौन की है जहां सब कुछ बिना कहे कह दिया जाता है। अब तुम लौट रहे हो, पर यह कोई साधारण वापसी नहीं है। यह वैसी वापसी है जैसे कोई नदी समुद्र से मिलकर फिर बादल बनकर पहाड़ों की ओर लौटती है। को आपस सब का थे, तुम वहीं आ रहे हो जहां से चले थे, लेकिन अब तुम वो नहीं रहे जो तुम पहले थे। तुमने ब्रह्मांड की सांसें सुनी, तुमने मौन की धड़कन महसूस की, तुमने देखा कि शून्यता भी बोलती है, और जाना कि खुद को जानना ही ब्रह्मांड को जानना है। शुरुआत में तुमने सिर्फ एक सवाल पूछा था, बिग बैंग से पहले क्या था, पर अब तुम जान गए हो कि उस सवाल में ही एक पूरी यात्रा छुपी थी। और जवाब वह कहीं बीच में आया, किसी गहरी सांस की तरह, और चुपचाप चला भी गया। अब जब तुम आंखें बंद करते हो तो तुम्हें डर नहीं लगता, क्योंकि अब वो अंधकार सिर्फ अंधकार नहीं लगता। अब वह एक लोरी जैसा है जो तुम्हें किसी बहुत पुरानी याद की ओर धीरे धीरे खींच रही है। तुम अब जानते हो कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य उसकी शुरुआत नहीं है, बल्कि उसका दृश्य है। कि वो हर बार तुम्हारे भीतर से देख रहा है, हर बार तुम्हारे जरिए खुद को समझ रहा है। अब हर सांस एक इबादत लगती है, हर मौन एक किताब की तरह खुल जाता है, और हर तुम कौन हो एक नर्म सी मुस्कान में बदल जाता है। तुम सोचते हो, अगर यह सब सपना था तो भी इससे सुंदर सपना मैंने कभी नहीं देखा, और अगर यह सच्चाई थी तो इससे ज्यादा कोमल सच्चाई कोई और हो नहीं सकती। अब तुम लौटते हो अपने उसी शरीर में, उन्हीं विचारों में, उसी कमरे में, पर अब वो सब कुछ नया लगता है, जैसे किसी ने रंगों को फिर से गाढ़ा कर दिया हो, जैसे याम पादी आत्स्याबा, जैसे हवा अब तुम्हारा नाम जानती हो, जैसे तुम्हारी सांसों में अब बिग बैंग की यादें बसी हों। अब तुम जान गए हो, शुरुआत कभी शुरुआत नहीं होती, अंत कभी अंत नहीं होता।
हर सवाल एक दरवाजा होता है और हर दरवाजा तुम्हारी ओर खुलता है। और जब अगली बार तुम अकेले बैठो बिना किसी आवाज के, तो ये मत समझना कि कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि शायद उस मौन में ब्रह्मांड फिर से सांस ले रहा है। मौर साहब और तुम्हारे जरिए फिर से खुद को याद कर रहा है। अब अगर तुम सोना चाहो तो जा सकते हो। कोई जरूरत नहीं कि सब कुछ समझो। बस इतना जानो कि तुम वही हो जो पहले था, जो अब है और जो आगे भी रहेगा। वही कंपन, वही लय, वही मौन, वही प्रकाश। और अगर तुम्हारा मन कहे कि यह कहानी अधूरी है, तो मुस्कुराओ, क्योंकि शायद यही सबसे सुंदर सच है कि कुछ कहानियां कभी पूरी नहीं होती। वो बस चलती रहती हैं, सांसों की तरह, प्रकाश की तरह, तुम्हारी तरह। अगर तुम्हारा मन अब भी जागा है और तुम जानना चाहते हो उन बातों को जिन्हें कोई पूछने की हिम्मत नहीं करता, तो अगली कहानी वहीं से शुरू होती है जहां यह खत्म हुई, जहां मौन फिर से बोलता है और अंधकार एक और ब्रह्मांड बनने को तैयार बैठा है। शुभ रात्रि, मिठे सपने और एक नई शुरुआत तुम्हारे भीतर।